RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन समाज। इसके पहले हम लोग वैदिक कालिक या ऋग्वेद कालीन समाज पढ़ रहे थे। अब ज़्यादा वीडियो ना बना करके शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप लोग अब ऊब गए होंगे वैदिक कालीन देखते देखते, इसलिए शॉर्ट में देख लेते हैं वैदिक कालीन समाज, और बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। चलिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जो वैदिक कालीन समाज है वो दो भागों में बटा हुआ है। वैदिक कालीन, उसमें एक है ऋग्वेद कालीन या पूर्व वैदिक कालीन, एक है उत्तर वैदिक कालीन। ये मैंने आपको बताया था। तो इस समय मैंने हेडिंग पर डाल के रखी है कौन सी, उत्तर वैदिक कालीन। तो उत्तर वैदिक कालीन का अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे परिवार की। क्या बात करेंगे? परिवार की। जिस तरीके से ऋग्वेद काल में परिवार की चार पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, ऐसे ही उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या रहेगा कि दो पीढ़ियां एक साथ रहेंगी। दो पीढ़ियां एक साथ रहेंगी। यहाँ पर क्या था, पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों रहते थे, लेकिन यहाँ पर भी पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों ही रहेंगे। मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों रहेंगे, लेकिन पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। दो पीढ़ियाँ रहेंगी। और यहाँ पर क्या थी, मतलब ऋग्वेद काल में क्या था मित्रों, ऋग्वेद काल में चार पीढ़ियाँ थीं। इस तरीके से हम रिलेट कर लेंगे। मित्रों, आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे साथ नोट करते रहिए और लिखते रहिए। चलिए, बाद में यदि हम बात करें वर्ण व्यवस्था, यदि मित्रों वर्ण व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था और यहाँ की वर्ण व्यवस्था दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पाई गई है। ठीक है, सेम सेम स्थिति यहाँ पर भी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था पाई गई है। चलिए मित्रों, यहाँ प्रारंभ में 3 ही वर्ण पाए जाते थे। कौन? आपका ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य। प्रारंभ में ये 3 वर्ण थे, बाद में यहाँ पर शूद्र वर्ण भी ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से 4 वर्ण यहाँ पर भी पाए गए हैं। कौन सा? आपका ब्राह्मण यहाँ पाया गया, ठीक। इसके बाद क्षत्रिय पाए गए, ठीक, और वैश्य पाए गए, ठीक, और शूद्र पाए गए, यहाँ पर भी पाए गए। अंतर दोनों में क्या है? यहाँ पर मित्रों कर्म प्रधान व्यवस्था है और यहाँ पर अब जन्म आधारित हो जाएगी। यहाँ पर जन्म आधारित हो जाएगी। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे मित्रों। अब इनके लिए क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य के लिए अंत्येष्टि स्थान, मतलब जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार होता है, उसमें एक परिवर्तन आ जाएगा। साथ में रहने का स्थान, उसमें भी एक परिवर्तन आ जाएगा। ये टीला पर रहेगा, उससे नीचे ये, फिर ये टीलों में भी अंतर एक आ जाएगा। फिर क्षत्रिय यहाँ का राजा रहेगा और ब्राह्मण उसका गुरु रहेगा, वैश्य उनकी सेवा करेगा, शूद्र इन तीनों की सेवा करेगा। इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था धीरे धीरे पनपने लगेगी। यहाँ पर जो ब्राह्मण है, इसके लिए शब्द भी अलग अलग प्रयोग करे गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के लिए शब्द कैसे कैसे अलग करे गए हैं मित्रों। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कोई ब्राह्मण है तो इसके लिए बड़ा सम्मानीय शब्द है, यहाँ प्रयोग किया जाएगा आइए, कहा जाएगा आइए, मान्यवर आइए। यदि क्षत्रिय है तो इसके लिए भी शब्द प्रयोग किया जाएगा। कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? आओ, इसके लिए कहा जाएगा आओ। और वैश्य के लिए भी शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो थोड़ा देखिए, आइए बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ, थोड़ा कम सम्मान आओ। और वैश्य के लिए जल्दी आओ, इसके लिए प्रयोग किया जाएगा जल्दी आओ। क्या आओ? जल्दी आओ। शूद्र के लिए प्रयोग किया जाएगा दौड़ के आओ, दौड़ के आओ या दौड़ते हुए आओ, दौड़ के आओ।
ये प्रयोग किया जाएगा शब्द शूद्रों के लिए। तो यहाँ पर आवश्यकता के हिसाब से और इनकी स्थिति के हिसाब से शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर शूद्रों की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। ब्राह्मण सिर्फ कर्मकांड पूजा में संलिप्त रहेंगे, क्षत्रिय राजा इनकी सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, वैश्य इन दोनों को खाना पूर्ति करेगा या फिर सेवा करेगा, शूद्र इनकी भी सेवा करेगा, इनकी भी सेवा करेगा, इनकी भी सेवा करेगा। और अभी यहाँ पर अछूत वाली व्यवस्था नहीं है, ये हम 6th सेंचुरी में देखेंगे कि अछूत वाली व्यवस्था भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, तो मित्रों ये शब्द आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। फिर हम संस्कार की बात करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, संस्कार भी यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, ये सारे संस्कार हम 16 मास जब संस्कार पढ़ाएंगे तो उसमें से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारे धर्मों के संस्कार भी आपको पढ़ाएंगे। यदि हम बात करें तो दोस्तों उपनयन संस्कार, नयन, तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का होता था यहाँ पर उपनयन संस्कार, और यहाँ पर भी इन तीनों का ही हो रहा है। तो उपनयन संस्कार से यहाँ महिलाओं को वंचित कर दिया गया, मतलब लड़कियों को वंचित कर दिया गया। और साथ में क्या कहा गया, ब्राह्मण इनके लिए, शूद्रों के लिए संस्कार नहीं है, ब्राह्मण फिर क्षत्रिय और फिर वैश्य, इन तीनों का यहाँ पर संस्कार हो रहा था। अब इनके संस्कार की स्थिति भी अलग अलग है, टाइम अलग अलग है और उम्र अलग अलग है, मंत्र अलग अलग हैं, ये भी यहाँ पर इनके साथ भेदभाव हो रहा है। क्या ब्राह्मण के लिए क्या होगा मित्रों, तो ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार होगा, उपनयन तो तीनों का होगा, ये मान लीजिए उपनयन, ये तीनों का होगा एक पॉइंट, उपनयन, इसका भी होगा उपनयन। आप मेरे साथ नोट करते रहें, ये बहुत बार पूछा गया है। यदि आप बड़े कंपटीशन दे रहे हैं तो इससे अलग नहीं आएगा और ये पूछा भी जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, आरआरबी मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आरआरबी में इतिहास, आधुनिक और प्राचीन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उपनयन संस्कार इन तीनों का हो रहा है। अब देखिए मित्रों, जो इनकी उम्र की आयु है, मतलब उम्र है, कितने उम्र में होगा, तो ये 8 वर्ष में होगा। कितने वर्ष में होगा, 8 वर्ष में होगा। जो ब्राह्मण है तो ये 8 वर्ष में इसका उपनयन संस्कार होगा। और उसके बाद जो क्षत्रिय है ये 11 वर्ष में इसका संस्कार होगा, और जो वैश्य है इसका 12 वर्ष में संस्कार होगा। पीजीटी में तो कई बार पूछा गया है, मैंने भी इसको दिया है। आगे यदि हम बात करें मित्रों तो समय भी अलग अलग थी, मतलब ऋतुएं भी अलग अलग थी, सबकी ऋतु में अलग अलग है। देखिए, यदि ब्राह्मण है तो बसंत ऋतु में इसका उपनयन संस्कार होगा, बसंत में, बसंत ऋतु में इसका उपनयन संस्कार होगा, किसका, ब्राह्मण का। अब आगे हम बात करें क्षत्रिय का तो इसका ग्रीष्म में होगा, ग्रीष्म ऋतु में होगा, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में उपनयन संस्कार होगा। और यदि हम आगे बात करते हैं तो शरद ऋतु में वैश्य का होगा, शरद ऋतु में वैश्य का उपनयन संस्कार होगा। ये पॉइंट नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मित्रों। इसके बाद यज्ञोपवीत जो होता है, जनेऊ जिसको बोलते हैं, यज्ञोपवीत जो होता है ये अलग अलग क्वालिटी का भी होता है। क्या, ब्राह्मण के लिए जो यज्ञोपवीत होगा ये सूत का होगा, काहे का होगा, सूत का होगा। जो क्षत्रिय का यज्ञोपवीत होगा ये काहे का होगा, सन का होगा, काहे का, सन का होगा। जो वैश्य के लिए होगा ये ऊन के लिए होगा। ऐसी व्यवस्था ऋग्वेद काल में नहीं है, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही, यहाँ पर ये पाया जाएगा। मंत्र में भी अंतर पाया गया। क्या मंत्र में पाया गया, जो ब्राह्मण के लिए मंत्र पढ़ा जाएगा यज्ञोपवीत के समय पर तो गायत्री मंत्र पढ़ा जाएगा, गायत्री मंत्र पढ़ा जाएगा, एक ये पॉइंट है। जो क्षत्रिय के लिए है इसलिए विष्टुप मंत्र पढ़ा जाएगा। क्या, विष्टुप, हाँ, विष्टुप मंत्र पढ़ा जाएगा क्षत्रिय के लिए। बचा वैश्य, इसके लिए मित्रों कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, तो जगती मंत्र,
जगती मंत्र। जगती मंत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध था और बहुत ज़्यादा ये फेमस था, बहुत जगह ये गाया भी जाता था, संख्या भी वैसों की ज़्यादा थी, इस तरीके से कह सकते हैं गाया जाता होगा। तो इस सबको हम इस तरीके से रिलेट भी कर सकते हैं, तो लाइन खींच लेंगे ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं मित्रों। चलिए आगे अब हम देख लेते हैं गोत्र शब्द की बात, कि गोत्र का जन्म कैसे हुआ, गोत्र का अर्थ क्या है, ऋग्वेद में गोत्र क्या था और उत्तर वैदिक काल में गोत्र क्या हुआ है। चलिए बहुत छोटा वीडियो रहेगा आज का, कोई दिक्कत नहीं है। गोत्र, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में आया है या ऋग्वेद में किया गया है गोत्र शब्द का, जिसका अर्थ यहाँ पर क्या था, अर्थ था गौशाला। क्या था, गौशाला, इसका अर्थ यहाँ पर गौशाला था। एक स्थिति आप जान लेंगे, लेकिन यहाँ गोत्र कुछ और ही हो गया। यहाँ गोत्र का मतलब है एक ही पुरुष से उत्पन्न बच्चे, ये यहाँ पर इसका अर्थ हो गया। एक ही पुरुष से उत्पन्न बच्चे, ये गोत्र से या बच्चे या संतानें, ये इसका अर्थ हो गया। मतलब कि इनका कोई पूर्वज रहा होगा, एक व्यक्ति जिससे सारा संतानें उत्पन्न हुई, आज तक चलता आया है, इसलिए पूछा जाता है कि आपका गोत्र कौन सा है। तो ये गोत्र, अब गोत्र की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ऋग्वैदिक काल में हुई, लेकिन गोत्र से कहाँ से पहचान हुई, तो आप उत्तर वैदिक काल लगा सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल से ही गोत्र की पहचान मानी जाती है। अब स्त्री की दशा भी देख लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में क्या थी और ऋग्वैदिक काल में क्या है मित्रों। तो स्त्री की दशा देखिए, स्त्री की दशा, यहाँ पर स्त्री की दशा सर्वश्रेष्ठ थी, सर्वश्रेष्ठ, स्त्री की दशा यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ थी। कहाँ, ऋग्वेद काल में। अब हम उत्तर ऋग्वेद काल में क्या देखते हैं, देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कि स्त्रियों की दशा क्या बताई गई है। स्त्रियों की दशा बताई गई, स्त्रियों को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। क्या, स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है, किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये पॉइंट नोट कर लेंगे, कथन पूछे जा सकते हैं। स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। मैत्रायणी संहिता में क्या बताया गया है, मैत्रायणी संहिता में भी स्त्रियों को कम नहीं कोसा गया, स्त्रियों का स्थान बहुत गिरा दिया गया है। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के स्थान में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। इसमें क्या देखते हैं, स्त्री शराब जुआ विष, स्त्री जो है वो शराब जुआ विष दोनों के समान बुराई बताया गया है। स्त्री शराब जुआ विष दोनों के समान या तीनों के समान है, दोनों ने तीनों के समान बुराई बताया गया है मैत्रेय ब्राह्मण में। छंदोग्य उपनिषद, अब देखिए क्या स्त्री को कैसे लोग बर्दाश्त नहीं करते थे, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। छंदोग्य उपनिषद में राजा जनक होते हैं, राजा जनक, इनके दरबार में गार्गी और प्लस यज्ञवल्लक, गार्गी और यज्ञवल्लक के बीच में एक संवाद होता है, जिसमें गार्गी जीत रही होती है, यज्ञवल्लक हार रहे होते हैं। तो यज्ञवल्लक बोलते हैं गुस्से में, चुप हो जा वरना हम तेरा सिर फुड़वा देंगे। अब ये स्थिति यहाँ पर स्त्रियों की हो गई है, स्त्रियों को कोई सुनना नहीं चाहता है। आज भी स्थिति कुछ ऐसी ही कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो छंदोग्य उपनिषद में भी ऐसी बातें आई हैं। अब देखिए और क्या यहाँ पर होता है, समाज कैसे हम देखेंगे, समाज के बारे में बता देते हैं। नोट कर लीजिए मित्रों, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए, समाज भी कम नहीं था, यहाँ पर समाज में भी थोड़ा परिवर्तन आया ऋग्वेद काल में और उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पर बाल विवाह प्रचलन में आ गया, बाल विवाह यहाँ पर होने लगा। यहाँ नहीं है, यहाँ बाल विवाह मतलब ऋग्वेद काल में नहीं है, उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह होने लगा। महिलाएं
जो महिलाएं थीं, महिलाएं वो समिति, सभा, युद्ध आदि में भाग नहीं लेती थीं, भाग नहीं ले सकती थीं। एक ये गिरावट आई है। जबकि ऋग्वेद काल में समिति, सभा, विदत और अंग, युद्ध आदि, यज्ञ आदि में भाग लेती थीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ की महिलाएं स्वेच्छा से विवाह नहीं कर सकती थीं। यहाँ से महिलाएं स्वेच्छा से विवाह नहीं, अर्थात जिसको हम लव मैरिज आज बोलते हैं, वो यहाँ पर नहीं होता था। जबकि ऋग्वेद काल में ये सब प्रचलन में था, वहाँ पर ये शादी होती थी। जैसा कि आज अब तो होने लगा है, लेकिन तब भी समाज उसको एक बुराई मानता है और सही तरीके से स्वीकार नहीं करता है। अब बात करें यदि हम विधवा विवाह की बात करें, क्या स्थिति है। यहाँ पर अभी विधवा विवाह हो रहे हैं, विधवा विवाह अभी हो रहे हैं, लेकिन 6th सेंचुरी के बाद हम देखेंगे तो 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी के आसपास देखेंगे तो विधवा विवाह के साथ विधवा नहीं हो रहा है। यहाँ पर उनके साथ बहुत अत्याचार करा जाता है और उनको समाज से बिल्कुल बहिष्कार कर दिया जाता है। तो 6वीं शताब्दी में नहीं होगा, लेकिन अभी यहाँ पर हो रहा है विधवा विवाह। सती प्रथा यदि हम बात करें, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं अभी। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, तलाक अभी नहीं है, ये अभी नहीं हो रही हैं। ये इसकी स्थिति थोड़ी ठीक है, ऋग्वैदिक जैसे समाज जैसी है। अब यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा यहाँ पर होने लगी है कि एक व्यक्ति के कई सारी पत्नियाँ होती थीं। मैं जब महाजनपद पढ़ाऊँगा देखूँगा उसमें तो एक राजा के 20-20, 50-50 रानियाँ हैं, 500-500, 100-100 उसके पुत्र हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ऐसा और साथ में ऐसा नहीं था कि सारी महिलाएं समाज से दबी थीं। 1-2 महिलाएं ऐसी थीं जो सुरक्षित थीं। मैं उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो उनके नाम लेता हूं। जैसे कुछ विदुषी महिलाएं भी यहाँ पर थीं। विदुषी महिलाएं थीं, उनका नाम क्या है, जिसे मैंने ऋग्वेद काल में बताया था, यहाँ पर बताएंगे। तो गार्गी, मैत्री ये महिलाएं हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं। गार्गी, मैत्री, वेदवती, सुभला ये सारी महिलाएं जो कि बहुत योग्य हैं। सुभला, कात्यायनी, ये सारी महिलाएं और बहुत सारे नाम हैं। कात्यायनी, फिर कात्यायनी जो पूछे गए हैं, अभी मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। कात्यायनी ये सारी महिलाएं हैं जो बहुत योग्य हैं और अपनी रचनाओं में भी अपना योगदान देती हैं। फिर खान पान की यदि हम बात कर लें तो खान पान उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद काल का समान था। बस यहाँ पर इतना अंतर है कि इनको रोटी का ज्ञान हो गया, नमक का ज्ञान हो गया, मसाले का ज्ञान हो गया, तवे का ज्ञान हो गया। बस इतना देखना है और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। इसके बाद यदि हम बात करें कि मनोरंजन के साधन समान थे और वस्त्र आभूषण समान थे। वस्त्र आभूषण ये दोनों जगह समान थे। वस्त्र दोनों जगह समान थे। ये था मित्रों वैदिक कालीन समाज। अब वैदिक कालीन में उत्तर वैदिक कालीन समाज हम लोगों ने देखा। आगे फिर हम देखेंगे अभी संस्कृति, आर्थिक, ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर हम कथन भी लास्ट में पढ़ेंगे। और यदि आपको लगता हो कि वीडियो और डिस्क्रिप्टिव पर बनाया जाए या फिर ये लगता हो आपको कि और थोड़ा डीप में जाने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।